नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। मुंबई में शरद पवार से मिलने के बाद कांग्रेस को लेकर ममता बनर्जी के तेवर और तीखे हो गए हैं। उन्होंने अब कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के अस्तित्व को ही नकार दिया है। ममता ने कहा कि ये यूपीए क्या है, कोई यूपीए नहीं है। ममता बनर्जी और शरद पवार की आज मुंबई में हुई मुलाकात को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक मोर्चा बनाने के प्रयास के तौर पर भी देखा जा रहा है। पत्रकारों से ममता ने कहा कि आगे की लड़ाई अकेली नहीं लड़ी जा सकती है और एक मोर्चे की जरूरत है। शरद पवार के साथ मुलाकात को उन्होंने 2024 के लिए एक खाका करार दिया। ममता बनर्जी के साथ बैठक के बाद पवार ने कहा कि हमें नेतृत्व के लिए एक मजबूत विकल्प देना होगा। हमारी सोच आज के लिए नहीं, चुनाव के लिए है। इसे स्थापित करना होगा और इसी मंशा के साथ उन्होंने दौरा किया है और हम सभी के साथ बहुत सकारात्मक चर्चा की है। एनसीपी नेता पवार ने कहा कि ममता का इरादा है कि आज की स्थिति में समान विचारधारा वाली ताकतों को राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ आना होगा और सामूहिक नेतृत्व स्थापित करना होगा। जब पूछा गया कि क्या कांग्रेस इसका हिस्सा होगी, तो शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी, बात यह है कि जो बीजेपी के खिलाफ है, अगर वो एक साथ आएंगे तो उनका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मौजूदा फांसीवाद के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, इसलिए एक मजबूत वैकल्पिक रास्ता बनाया जाना चाहिए। शरद जी सबसे वरिष्ठ नेता हैं और मैं हमारे राजनीतिक दलों पर चर्चा करने आई हूं। शरद जी ने जो भी कहा है मैं उससे सहमत हूं, यूपीए नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सभी दल एक साथ आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान होगा। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ की गई कार्रवाई का पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान को निशाना बनाया जा रहा है। 2 दिनों की यात्रा पर मुंबई पहुंची ममता ने इसी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को क्रूर और अलोकतांत्रिक पार्टी करार दिया। शाहरुख खान के पक्ष में ममता बनर्जी का ये बयान उस कार्यक्रम में आया है जिसमें राजनीतिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और मशहूर हस्तियां शामिल थीं। तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि शाहरुख खान को यह परेशान करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि महेश जी यानी फिल्म निर्देशक महेश भट्ट, आप पीड़ित हैं, शाहरुख खान भी शिकार हुए हैं। अगर हमें जीतना है तो हमें जहां भी हो हमें लड़ना होगा और बोलना होगा। राजनीतिक पार्टी के तौर पर हमारा आप मार्गदर्शन कीजिए और सलाह दीजिए। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत को बाहुबल से नहीं, जनशक्ति से प्यार है। हम एक क्रूर अलोकतांत्रिक पार्टी भाजपा का सामना कर रहे हैं। अगर हम एक साथ हैं तो हम जीतेंगे। ऐसे समय जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर विवादास्पद टिप्पणी की है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर बन रहा है और अब मथुरा में इसकी तैयारी है। मौर्य ने टिप्पणी ऐसे समय की है जब अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने 6 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद में भगवान कृष्ण के जलाभिषेक का ऐलान कर रखा है। महासभा की इस घोषणा के बाद से ही इलाके में तनाव है और जिला प्रशासन ने सुरक्षा का खास इंतजाम किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक छात्र ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने के कारण विश्वविद्यालय ने उससे डिग्री वापस करने को कहा। छात्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी गुहार लगाई है, लेकिन एएमयू प्रशासन ने छात्र के आरोप को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। छात्र का नाम दानिश रहीम है और उसने मीडिया के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। दानिश ने इस बारे में प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा और उनसे दखल देने की मांग की। दानिश का कहना है कि एएमयू ने उससे भाषा विज्ञान की डिग्री वापस करने को कहा है और कहा है कि वो इसके बजाय लैंग्वेज ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट की डिग्री ले जाएं। राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने हमलावर रुख अपना लिया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने इन सांसदों से माफी मांगने के लिए कहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि हम गांधीवादी लोग तानाशाही के खिलाफ खड़े हैं और हम नहीं झुकेंगे। सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी दल लगातार बैठक कर रहे हैं और उन्होंने संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन में कई दलों के सांसद शामिल रहे। इसको लेकर सदन में जमकर विपक्ष ने हंगामा किया और सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। किसान आंदोलन के दौरान मरने वालों किसानों के परिजनों को मुआवजा देने पर संसद में आज सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि मरने वाले किसानों का सरकार के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। विपक्ष के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि कृषि मंत्रालय का इस मामले में कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसलिए इसका सवाल ही नहीं उठता। बता दें, किसान नेताओं का कहना है कि बीते 1 साल में लगभग 700 किसानों की अलग अलग कारणों से मौत हो चुकी है। सरकार द्वारा किसान संगठनों के कुछ नेताओं को ये संदेश भेजना कि वो सरकार द्वारा बनाई जा रही समिति के लिए 5 नाम भेजें, इसको किसान आंदोलन में फूट डालने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
किसान नेता राकेश टिकैत ने इसको सरकार की साजिश बताया और कहा कि सरकार आंदोलन में फूट डालना चाहती है। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक 4 दिसंबर को होने वाली है। हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा क्योंकि सरकार ने अभी तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया है। वहीं आज संयुक्त किसान मोर्चा से अलग 32 किसान संगठनों की बैठक बुलाई गई। बैठक में किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों, एमएसपी की कमेटी के मुद्दे पर चर्चा की गई। ये खबरें आ रही हैं कि पंजाब के किसान संगठन कृषि कानूनों की वापसी के बाद लौटना चाहते हैं। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि कोई भी वापस नहीं लौट रहा है, ये अफवाह है। मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अब कहा है कि उनको राज्यसभा में चीनी घुसपैठ को लेकर सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी गई और कहा गया कि यह राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ मामला है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि राज्यसभा सचिवालय ने मुझे आज सूचित किया कि मेरे सवाल चीनी सैनिक LAC पार कर लद्दाख में आए हैं कि नहीं को राष्ट्र हित में पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर ये त्रासद नहीं है तो ये हास्यास्पद है। एक बेहद अहम फैसले में मुंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को वकील और सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को 2018 की भीमा कोरेगांव यलगार परिषद हिंसा मामले में डिफॉल्ट जमानत दे दी है। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस NJ जमादार की बेंच ने भारद्वाज की डिफॉल्ट जमानत पर सुनवाई 4 अगस्त को ही पूरी कर ली थी। इस मामले के दूसरे 8 अभियुक्तों की जमानत पर सुनवाई 1 सितंबर को पूरी कर ली गई। बता दें, सुधा भारद्वाज के वकील युग चौधरी ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री से RTI आवेदन पर जवाब के हवाले से अदालत को बताया कि जिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश KD वडानी की अदालत में भारद्वाज को पेश किया गया था, वे UAPA के तहत मामलों की सुनवाई के लिए अधिकृत नहीं थे। भारद्वाज पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत मामला लगाया गया है। युग चौधरी ने अदालत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फरवरी के एक फैसले में यह कहा गया है कि UAPA मामलों की सुनवाई सिर्फ विशेष अदालत में ही की जा सकती है। हालांकि सरकार का कहना था कि सुधा भारद्वाज के मामले में विशेष जज की जरूरत ट्रायल के दौरान थी, प्री ट्रायल सुनवाई के दौरान नहीं। लेकिन जज ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत दे दी। हालांकि अदालत ने सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत देते हुए बाकी 8 अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी। भारतीय मूल के इंजीनियर पराग अग्रवाल के ट्विटर के CEO बनने के एक दिन बाद ही कंपनी ने एक अहम बदलाव किया है, जिससे लोगों की निजता की रक्षा की जा सकती है और नफरत फैलाने वाली सामग्री के प्रचार प्रसार पर रोक लगाई जा सकती है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने निजी सूचना नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति की तस्वीर या वीडियो को उसकी पूर्व अनुमति बगैर ट्विटर पर नहीं डाला जा सकता है। यदि कोई ऐसा करता है और प्रभावित व्यक्ति शिकायत करे तो उन चीज़ों को हटा दिया जाएगा। ट्विटर ने एक ब्लॉग पोस्ट कर यह जानकारी दी है। इस ब्लॉग में कहा गया है कि निजता व सुरक्षा को ध्यान में रखकर हम जो टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसके तहत निजी सूचना नीति का विस्तार किया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए बुधवार को बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने के फैसले को वापस ले लिया है। ये फैसला 26 नवंबर को लिया गया। उधर देश भर में सभी एयरपोर्ट्स पर ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर जरूरी तैयारियां की गई हैं। उड्डयन विभाग के निदेशालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दुनिया भर में बन रहे ताज़ा हालात को देखते हुए स्थिति पर नजर रखी जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने की तारीख के बारे में फैसला आगे लिया जाएगा। तेल की बढ़ती कीमतों से दिल्ली वासियों को केजरीवाल ने पेट्रोल पर वैट में कटौती कर राहत दी है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में पेट्रोल पर लगने वाले वैट को 30% से घटाकर 19.40% कर दिया है, जिससे कि पेट्रोल राजधानी के पेट्रोल पंपों पर 8 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। इस कटौती के बाद से दिल्ली में पेट्रोल लगभग 96 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक सकता है। अभी तक इसकी कीमत 103 रुपये 97 पैसे चल रही है। अगर डीजल की बात करें तो यहाँ डीजल 86 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर चल रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।